हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड है। साथियों इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू सेशन के बारे में। किस चीज़ का एमसीक्यू है साथियों, तो आप सभी को पता है ये कि इंडियन एविडेंस एक्ट का मैं एमसीक्यू लेकर के आ रहा हूँ, जो कि डिटेल में एनालिसिस करूँगा एक एक क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन हमारा कवर हो जाए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। साथियों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इसका पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डील कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं वॉच किया है तो साथियों आप प्लीज़ उसको वॉच करें, आपको भी उसमें इन्फॉर्मेशन वाली ही वीडियो मिलेगी। साथियों अगर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं तो इस सेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 51 से आएगा, क्योंकि 15 नंबर तक क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी एक सेशन बना दिया गया है और उस सेशन को आप वॉच कर लीजिएगा। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहा है कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, क्या हो उसमें प्रमाणकारी बल हो, जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ठोस सबूत है जिसमें प्रमाण दिखता है, प्रमाणकारी बल हो, साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा संबंधित है। तो इस परिभाषा को किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया, तो साथियों इस परिभाषा को सामंत महोदय के द्वारा परिभाषित किया गया। और ये सामंत महोदय आपको देखने के लिए कहाँ मिलते हैं, जब साथियों आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस में ये जूरिस्ट लोग हैं, इन्हीं के द्वारा ये परिभाषा दिया गया। अब इनके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है प्रश्नानुसार दी गई परिभाषा सामान्य की है। ये जो आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है ये जूरिस्प्रूडेंस के से लेकर के दिया गया है, और ये किसके द्वारा दिया गया, सामंत महोदय के द्वारा। सामंत ने साक्ष्य के बारे में जो भी परिभाषा दी है वो है कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, मीन्स कि उसमें इस टाइप का बल हो जो कि क्या करता है, वो साक्ष्य में ग्राह्यता का बल रखता हो, साक्ष्य कहलाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, साक्ष्य कहा जाएगा। आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प बी माना है। आयोग के द्वारा प्रश्न का विकल्प बी माना है, अर्थात स्टीफन जो असत्य हैं, यहाँ पे जो स्टीफन कह रहा है स्टीफन जो असत्य हैं, और ये यूपी एपीओ 2016 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि इसका विकल्प आयोग के द्वारा, कहाँ के, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका विकल्प बी माना गया है। अर्थात स्टीफन जो असत्य है, स्टीफन के अनुसार साक्ष्य की परिभाषा निम्नलिखित है। क्या साक्ष्य की परिभाषा है, तो कह रहा है साक्ष्य विधि का उचित रूप से अर्थ लगाया जाना, न्यायालयों में प्राप्त व्यावहारिक अनुभवों को विवादग्रस्त तथ्यों के प्रश्नों के विषय में सत्य में जांच करने की सत्यता का लागू करने के सिवाय कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने दोनों चीज़ों को, दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे देख लिया कि जो उत्तराखंड हमारा लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा क्या माना गया है और ओरिजिनली इसका आंसर क्या होगा। जो दोनों फैक्ट थे, दोनों सर्कमस्टांसेस थे, मैंने आपको यहाँ पे शो करने का भरपूर प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। ये किस प्रकार का अभिलेख होता है साथियों, तो इसको दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत हम रखते हैं। इसी को हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के नाम से भी जानते हैं। साथियों आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कब से शामिल किया गया, जब से IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हमारे देश में शामिल किया गया। उसके बाद से जहाँ जहाँ पे भी आपको देखेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपनी याद के लिए अपने ग्राहक के मकान की दीवार पर प्रतिदिन एक चिन्ह बना देता है। जैसे एक दूध वाला है, डेली आ रहा है, एक ऐसे ऐसे चिन्ह बनाता जा रहा है। ये दूध वाले द्वारा प्रतिदिन बनाए गए चिन्हों को साबित किया जा सकता है। इसको किस प्रकार से साबित किया जा सकता है साथियों, तो ये एज अ दस्तावेजी साक्ष्य हो सकता है, एज अ एविडेंसरी ये वैल्यू रखता है, क्योंकि उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, एक दस्तावेज, किसी भी कहा जाता है किसी भी वर्ड में, किसी भी लेटर में, किसी भी लिथोग्राफी में आप क्या कर सकते हैं, आप साक्ष्य को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी पदार्थ के अक्षरों, अंकों, चिन्हों या अभिव्यक्ति या वर्णित कोई विषय जो उस विषय के अभिलेखों के प्रयोजन से उपयोग किए जाने की आशयित हो अथवा उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है। ये क्या होता है साथियों, इसी को हम लोग दस्तावेज कहते हैं। अतः अनपढ़ दूध वाले द्वारा प्रतिदिन अपनी याद के लिए ग्राहक के मकान के दीवार पर बनाया गया चिन्ह दस्तावेज है, एवं उसे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है। उसको एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अगर जरूरत पड़ता है तो कोर्ट ऑफ लॉ में उसको ला करके पेश किया जा सकता है, उसको दिखाया जा सकता है कि इस प्रकार से इस दूध वाले के द्वारा क्या किया जा रहा था, डेली एक एक चिन्ह खींचा जा रहा था। कि ये क्या बना रहा था, ये अपने मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए या अपने दिमाग में बनाए रखने के लिए कि हाँ इस दिन मैंने इनको दूध दिया था, वो उसको लाइन देख करके उसको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
कर है उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया है कि सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है। तो साथियों ये टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला था और इसी मामले में आपको ये देखने के लिए मिलता है। अब साथियों इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे आप डील कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है जनवरी 2015 में उच्चतम न्यायालय ने टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में दिए गए निर्णय में यह अवधारित किया कि सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य के अंतर्गत ग्राह्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन नंबर 55 के अंतर्गत क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मामलों में से किस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक एफआईआर ठोस सबूत नहीं होता है। किस मामले में कह दिया गया कि जो एफआईआर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हम लॉन्च करवाते हैं जा करके थाने में, और ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है साथियों, जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 154 के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, आप एफआईआर को लॉन्च कराने जाते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। कोई ठोस सबूत नहीं है और केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सी मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर 2010 के मामले में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये आप देख भी सकते हैं झारखंड सीजे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहा है सी मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर सन 2010 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्राथमिक ठोस सबूत सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं हो सकता, बल्कि ये संपुष्टिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है परिस्थिति जन्य साक्ष्य के संदर्भ में। अब जो परिस्थिति जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, जो परिस्थिति को देख करके उत्पन्न होता है कि अच्छा ये ऑफेंस कमिट हुआ है तो ये परिस्थितियां यहाँ पे उत्पन्न रही होंगी, तभी ये इस प्रकार का ऑफेंस कमिट किया गया। कह रहा है जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्षण निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। पहली बात। दूसरा कह रहा है परिस्थितियां प्रकृति के निर्णायक होनी चाहिए, जो परिस्थितियां होनी चाहिए वो प्रकृति के निर्णायक होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में कह रहा है इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए तथा निर्दोषिता के अनुरूप होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कह रहा है परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तक आरोप में अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को दोष की संभावना को वर्जित करना चाहिए। आप लोगों ने चारों चीज़ देख लिया। अब इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथी वो बी वाला होगा। 1, 2 एंड 4 वाला इसका सही है, थर्ड वाला इसका रॉन्ग है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन था। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन में क्या डील कर रहा है साथियों, तो एक्सप्लेनेशन में ये कहना चाहता है कि साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत परिस्थिति जन्य साक्ष्य पहला कह रहा है जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्षण निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा तभी माना जाएगा कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ में। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि परिस्थितियाँ प्रकृति के निर्णायक होनी चाहिए, वो उसी के ऑफ सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं हम कर रहे हैं राम और वो कर रहा है रहीम, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे कर रहा है दोस्तों, कर रहा है परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के दोषी की संभावना को वर्जित करना चाहिए। जबकि तीसरा कह रहा है इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र दोषी की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए तथा निर्दोषिता के अनुकूल परिस्थिति जन्य साक्ष्य के संदर्भ में सही नहीं। अतः सही कथन 1, 2 और 4 ही है, जबकि कथन 3 यहाँ पे गलत आपको दिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ है एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्षण नींव के रूप में है। तो कौन सा है साथियों, तो जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य की हम बात करते हैं जिसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऑफ लॉ कहते हैं, इसी की बात यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखन नहीं करता है। किस चीज़ का प्रत्यक्ष रूप से इस उल्लेखन नहीं करता है, तो साथियों आप सभी को पता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से उल्लेखित नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉलिड ग्राउंड नहीं होता है साक्ष्य का। कौन, जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य होता है जिसको हम लोग सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 59 में साक्ष्य, धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य तथा धारा 3 में दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख करता है, जबकि परिस्थिति जन्य साक्ष्य का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख कहीं पे भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब भी आप इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट आप खोल करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए बिल्कुल ही नहीं मिलता है, मिलेगा बहुत कम मात्रा में आपको देखने के मिलेगा। इसके डेफिनेशन क्लॉजेज वगैरह भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है गलत उत्तर बताइए, साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है। साफ ही साफ कह रहा है कि गलत उत्तर बताना है साहब, आपको पॉजिटिव वे में नहीं बताना है, आपको निगेटिव वे में बताना है। क्वेश्चन के नेचर को समझिए। कह रहा है इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। ये प्रक्रियात्मक एवं सारवान की बातें कर रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला होगा, यही गलत उत्तर बताना है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साक्ष्य होता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य होता है, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य होता है, प्रक्रियात्मक एवं सारवान की ये किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एविडेंस प्रक्रिया एवं सारवान प्रक्रिया का नहीं होता, अतः गलत उत्तर होने के कारण विकल्प डी ही प्रश्नानुसार सही उत्तर होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। प्राथमिक और सहायक साक्ष्य होता है, मीन्स की प्राइमरी साक्ष्य होता है, और जो उसके सपोर्ट में जो हेल्पिंग नेचर के साक्ष्य होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। और मौखिक और दस्तावेजी ये भी दो प्रकार के साक्ष्य यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो आप लोगों को देख करके पता चल गया होगा कि कितने प्रकार के साक्ष्य एज एविडेंस हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने यह कहा है, कहाँ पर कहा है, तो पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एम.एल. वाधवा का एक मामला आया था, और इसी पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एम.एल. वाधवा के मामले में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 61 वाले में कि किस न्याय निर्णय में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत पंचशील प्रतिपादित किया गया था। ये केस लॉ भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस केस लॉ का नाम आपको डेफिनेटली लर्न होना चाहिए। शरद विरदी चंद्र शारदा वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का ये मामला है, और इसी में क्या बताया गया था, इसी में पंचशील रूल के बारे में बताया गया था, मीन्स की 5 गाइडिंग प्रिंसिपल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को। शरद विरदी चंद्र शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत मीन्स की पंचशील रूल को यहाँ पे क्या किया गया था, इनके द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में करें तथ्य को न साबित होने का अर्थ है, अगर किसी भी तथ्य को हम न साबित कर पाते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। जाहिर सी बात है, जब हम उस चीज़ को साबित ही नहीं कर पा रहे, जब हम उस चीज़ को प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, जब कोर्ट ऑफ लॉ उसकी डिमांड करता है, तो हम यही ना मानेंगे कि ये चीज़ अस्तित्व में है ही नहीं है। अगर अस्तित्व में होता तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं से हम उसको ला करके प्रूफ कर सकते हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखिए। करे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 8 के अनुसार, किसके साथियों, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 8 के अनुसार कोई तथ्य न साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं रहा हो। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करें न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है से अभिप्राय है। इसका क्या अभिप्राय होगा, तो इसका अभिप्राय ये होगा कि वो न साबित मान लिया जाता है, उसको साबित नहीं माना जाता है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 पैरा 8 के अनुसार जब न्यायालय को यह विश्वास होता है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है, तो इससे अभिप्राय होगा कि इसको न साबित किया गया होगा, इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 का ये मामला है, और ये मामला आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट मामला होगा। और ये जो R.M. मलकानी का मामला है साथियों, ये टेप रिकॉर्डर हुआ साक्ष्य से रिलेटेड है, और ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पे बहुत विशेष फोकस रखिएगा R.M. मलकानी वाले केस के, और ये बता दे रहा हूँ फिर टेप रिकॉर्डिंग से रिलेटेड मामला है। R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 के बाद में टेप रिकॉर्डिंग को दस्तावेज साक्ष्य के रूप में रेस जेस्टे के रूप में सुसंगित घोषित किया गया था, और इसी के बारे में ये डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत साक्ष्य नहीं माना गया, किसे धारा 3 के अंतर्गत साक्ष्य नहीं माना गया है। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी वाला होगा। शपथ पत्र को, शपथ पत्र जो होता है, जो एफिडेविट हम लोग कराते हैं, उसको एज अ साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता है, कि वो एज ए एविडेंस आपके लिए पेश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या साक्ष्य नहीं है, इसके अंतर्गत किसको साक्ष्य नहीं माना जाता है। तो साथियों इसका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, और इसमें कह रहा है
कि सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार के बारे में यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करेंगे। तो मूक साक्षी का बयान धारा 119 जो गूंगे व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का साक्ष्य दिया जाता है तो उसी साक्ष्य के बारे में बात कर रहा है कि मूक साक्षी का बयान धारा 119 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक CD धारा 3 के अंतर्गत साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। ये सभी चीज़ों को साक्ष्य की श्रेणी में माना जाता है। ये सभी चीज साक्ष्य होते हैं, एज अ एविडेंस होते हैं, जिसको हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर सकते हैं। किंतु सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी आपको देखने के लिए मिल रहा है और ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए रेलिवेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। करा प्रथम सूचना रिपोर्ट, अभी आप लोगों ने पढ़ा है FIR, जो कि कहाँ डिफाइन किया गया है, CRPC के सेक्शन नंबर 154 में, जब पुलिस कॉग्निजेंस लेती है जहाँ पे FIR लॉन्च कराया जाता है, जिसको हम लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। करा प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है, इसको साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता है। इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है। किसके लिए किया जा सकता है? उपरोक्त A और B दोनों के लिए। केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि के लिए, हाँ आपने एट द टाइम क्या दिया था, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वहाँ पे लॉन्च कराया था। सेकंड करा केवल सूचनादाता के साक्ष्य के खंडन हेतु, और जो सूचनादाता है उसके साक्ष्य के खंडन हेतु यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, बट एज अ एविडेंस इसको FIR को नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, एफिडेविट को एज एविडेंस नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है। इसका प्रयोग विचार के दौरान केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु तथा उसके खंडन हेतु किया जा सकता है। आप दोनों फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को यहाँ पे एनालिसिस कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ है, ये कब कहा जा सकता है, किस ग्राउंड पे कहा जा सकता है, कौन ऐसी परिस्थितियां हैं जब कहा जा सकता है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर डी मार्क किया जाएगा, और डी वाले में कर रहा है जब वह तथ्य न तो साबित किया गया हो और न ही न साबित किया गया हो, तब उसको कहा जाएगा कि ये साबित नहीं हुआ माना जाता है। देखते हैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन दिया है, तो एक्सप्लेनेशन में यही कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 9 के अनुसार कोई तथ्य साबित नहीं हुआ है, यह कहा जा सकता है जबकि वह न साबित किया गया हो या न साबित हुआ हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करते हैं। कोई तथ्य जो न तो न साबित किया गया हो और न साबित किया जा सके, तो इसका मतलब क्या होता है? साबित नहीं हुआ। इस तथ्य को हम क्या मानेंगे कि साबित नहीं हुआ है। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 पैरा 9 के अनुसार कोई तथ्य साबित नहीं हुआ है तब कहा जा सकता है जब वो न तो न साबित किया गया हो और न ही साबित हो। तो ये दोनों फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिए रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ यह कहा जा सकता है, कब ये बात कहा जा सकता है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर डी मार्क किया जाएगा, जब वो न तो न साबित किया गया हो और न ही न साबित किया गया हो। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 निर्वचन खंड के अनुसार, किसके अनुसार साथियों? तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 3 में आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस दिया रहेगा और उसी इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात किया जा रहा है। कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ है, नॉट प्रूफ, डिसप्रूव और प्रूफ के बारे में यहाँ पे बात हमको देखने के लिए मिलता है। नॉट प्रूफ कहा जाता है जब न तो साबित किया गया और न साबित हुआ हो, तो डिसप्रूव कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए विषयों पर विचारोपरांत या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशेष मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति मीन्स की जो उसी के जगह पे किसी अगर प्रूडेंट मैन को रखा जाए, किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। अतः प्रश्न के अनुसार विकल्प बी और सी न साबित का निर्वचन करते हैं, विकल्प डी साबित नहीं हुआ पद का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया? तो कौन सा नहीं किया गया है? तो जो असिद्ध वर्ड है इसको परिभाषित नहीं किया गया है। साबित नहीं हुआ, न साबित, ये सारी चीज़ें आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 3 में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो असिद्ध है इसको आपको देखने के लिए इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस में नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन डील करिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निर्वचन खंड की धारा 3 के पैरा 7, 8, 9 में क्रमशः साबित, न साबित तथा साबित नहीं हुआ शब्दों को परिभाषित किया गया है, जबकि इनमें असिद्ध शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। आपको ये वर्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 हमारा कह रहा है कि
जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हों ये सुसंगत तथ्य माना जाएगा, इसको रेलेवेंट फैक्ट एज अ माना जाएगा। देखिए कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के द्वारा कुछ परिभाषाएं परिस्थितियों की प्रस्तापित की गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणकर्ता का अधिकारी की परिभाषा शामिल है। इस परिभाषा के अनुसार जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए होंगे सुसंगत तथ्य मीन्स को एज ए रेलेवेंट फैक्ट के रूप में इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 को हम ऑब्जर्व करते हैं। कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा या निश्चायक सबूत पदों का व्याख्या करेगा। ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको ये उपधारणा कहाँ किया जा सकता है, तो धारा 4 के अंतर्गत ये उपधारणा कर सकता है। मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, ये 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। कह रहा है वेनेवर इट इज प्रूव इन द इंडियन एविडेंस एक्ट दैट कैन द कोर्ट में प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट की बात करता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट्स के बारे में बात करता है। और बिहार सीजे 1999 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 पैरा 1 के अनुसार जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, अगर न्यायालय किसी फैक्ट को क्या कर सकता है, प्रिज्यूम कर सकता है, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, मान लेगा कि इस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को क्या किया गया, प्रूफ कर लिया गया। यदि और जब तक वो न साबित किया जाता है तब उसके सबूत की मांग कर सकेगा। अतः विकल्प ए ही यहाँ पे सही मार्क किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह विनिर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वह न्यायालय ऐसे तथ्य को क्या करेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 75 का साथियों, ये ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और ए वाले में क्या कर रहा है, साबित मानेगा। यदि और जब तक कि वो न साबित न किया जाता हो तब तक इसको क्या माना जाएगा, इसको साबित माना जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है साथियों कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 4, साक्ष्य जो अधिनियम है कि धारा 4 उपधारणा करेगा को परिभाषित करती है। धारा 4 के अनुसार न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जबकि न साबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 को यहाँ पे डील करिए। 76 में कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है, इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित है, तो उक्त दोनों। यहाँ पे उक्त दोनों का मतलब है कि ऊपर वाले दोनों मीन्स की प्रिजम्पशन जूरिस केवल और प्रिजम्पशन ह्यूमिनिस केवल, ये दोनों को शामिल किया गया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विधि की उपधारणा एवं तथ्य की उपधारणा दोनों को सम्मिलित किया गया है। विधि की उपधारणा और तथ्य की उपधारणा दोनों को सम्मिलित यहाँ पे किया गया, जिन्हें लैटिन भाषा में प्रिजम्पशियो जूरिस और प्रिजम्पशियो ह्यूमिनिस कहा जाता है। धारा 112 के अंतर्गत धर्मज्ञों की उपधारणा विधिक उपधारणा का एक दृष्टांत है। धारा 107 के अंतर्गत उत्तरजीवी की उपधारणा तथ्य की उपधारणा का एक दृष्टांत के रूप में हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को डील करते हैं। कह रहा है कि विधि की अखंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं, तो निश्चायक सबूत के अंतर्गत इसको व्यक्त किया गया। एक्सप्लेनेशन को देखिए। कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 पैरा 3 में निश्चायक सबूत की परिभाषा दी गई है। इस धारा के अनुसार जहाँ की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य को निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य को साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे न साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा देगा। अतः विधि को अखंडनीय अपराध उपधारणा निश्चायक सबूत शब्दावली के अंतर्गत व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रिजम्पशन अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस आर, इसको क्या कहा जा सकता है, वो थे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहा जा सकता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहा जा सकता है। और यही 2 प्रकार के प्रिजम्पशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स की इंडियन एविडेंस एक्ट में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्दोषिता की उपधारणा को बताया है, क्या बताया है साथियों, तो ये एक प्रकार का मानव अधिकार, ये ह्यूमन राइट्स यहाँ पे बता करके रखा है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है विधि की सार्वभौमिक मान्यता है कि व्यक्तिगत निर्देश होता है जब तक कि उसे संदेह से परे साबित न कर दिया जाए। मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत से अधिक प्रदान किए गए हैं जिसे मनुष्य के नाते अपरिहार्य माना गया, इसलिए इसे मानव अधिकार कहा गया। इसको क्या कहा जाता है, इसको मानव अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ओमिनिस प्रोमेंटुस राइट इज एक्वाटा सूत्र का क्या अर्थ होता है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ए वाला होगा, सभी तथ्यों को उचित और अवधारित किया जाना चाहिए। सुक्ति ये
यहाँ पे ये लैटिन मैगजीम है और लैटिन मैगजीम आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब इसका पार्ट सेकंड हम लोग स्टार्ट करेंगे साथियों। जब हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे बात करता है तथ्यों की सुसंगति, स्वीकृति और सील के बारे में, जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। और साथियों ये कहाँ से देखने के लिए मिलता है, जब हम सेक्शन नंबर 5 को पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 तक हम देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती है। ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में हमको देखने के लिए मिलती है कि कौन कौन से फैक्ट हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के लिए रेलिवेंट है। साथियों अगर हम स्पेसिफिकली होकर के बात करें तो सेक्शन नंबर 6 से हमको देखना चाहिए। 5 में जो सेक्शन नंबर 5 है इसमें तो हमको सिर्फ ये बता दिया गया है एविडेंस में बी गिवन ऑन फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, सिर्फ इसमें सेक्शन नंबर 5 में ये आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम सेक्शन नंबर 6 से देखते हैं तो यहाँ से सारी चीज़ें हमको क्लियर होते हुए नजर आती हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एविडेंस में बी गिवन ऑन, एविडेंस किसका दिया जा सकता है, फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट का, जो मैंने आपको बता दिया इसी चीज़ का दिया जा सकता है। और ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, तो ये आपको देखने के लिए साथियों सेक्शन नंबर 6 के अंदर, सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत मिलेगा कि इसी चीज़ के बारे में हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ दे सकते हैं रेलिवेंसी ऑफ सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत ही। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि साक्ष्य विधि के अंतर्गत जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, साक्ष्य विधि की धारा 5 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत साथियों, और कहीं हमको भाग करके नहीं जाना है, धारा 5 के अंतर्गत ही हमको भाग करके जाना है। इसी को बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, धारा 5 को हम लोग बैकबोन के नाम से जानते हैं। और ये आप देखिए बिहार सीजे 2009 का ये एग्जाम, ये क्वेश्चन भी रहा है, क्योंकि ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। धारा 5 कह रहा है साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य या ऐसे अन्य तथ्यों को चीने जो एतसीमन पश्चात सुसंगत घोषित किया हुआ अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, उसके अस्तित्व का और अनस्तित्व का साक्ष्य। तो यहाँ से आप देखिए साथियों, कह रहा है एतसीमन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया होगा, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और अन्यों का नहीं। अर्थात विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। किसका दिया जा सकता है साथियों, तो केवल विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी प्रकार का साक्ष्य हम कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत पेश नहीं करते हैं। ये बात हमको कौन बताता है, तो ये बात साथियों हमको सेक्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है और ये हमारे लिए रेलेवेंट साबित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। कह रहे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य क्या होता है, साक्ष्य दी जा सकेगी, किस प्रकार की साक्ष्य है और कहाँ पे दी जा सकती है, कैसे दी जा सकती है। अब इसको यहाँ पे हम इसके सेकंड वाले को आंसर को देखते हैं। इसका जो होगा सुसंगत और विवादक तथ्यों पर हम क्या कर सकते हैं, साक्ष्य दे सकते हैं। और ये देख लीजिए आप MPCJ के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही दिया जा सकता है। तो साथियों ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सेक्शन नंबर 5 में आपको बताया जा रहा है और आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ इस क्वेश्चन का वेटेज है, कहाँ कहाँ इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए का परीक्षण बी की हत्या के लिए किया जाता है जो एक गधा से उसकी हत्या करने के इरादे से उसे मारता है। ए के परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं होगा। तो साथियों ए की सी की बातचीत यहाँ पे विवादक तथ्य के अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन कर रहा है, प्रस्तुत प्रश्न धारा 5 के दृष्टांत क का है, अतः धारा 5 के अनुसार ए की सी से बातचीत विवादक तथ्य के अंतर्गत शामिल नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। कह रहा है साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी समव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये कहाँ पे दिया गया है, तो धारा 6 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है और इसके अंतर्गत हम इसी को रेस जेस्टे के नाम से जानते हैं, इन द सेम ट्रांजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें केस लॉ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस केस लॉ को भी मैं बताना चाहूँगा क्योंकि सेक्शन 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें साथियों आर वर्सेस फोस्टर का केस आता है, आर वर्सेस मलकानी का केस आता है, आर वर्सेस वेडिंगफील्ड का केस आता है, सबलदास का केस आता है, पाकला नारायण स्वामी का केस आता है। तो इस सेक्शन नंबर 6 से रिलेटेड आपके पास ये सभी केस लॉ आते हैं जो कि आपके लिए बार बार इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार आपके एग्जामिनेशन में ये केस लॉ पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सेक्शन 6 से सभी केस लॉ को मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 उसी समव्यवहार का भाग बनना चाहेगा। शब्दों का प्रयोग हुआ जो कि आंग्ल विधि विधा में रेस जेस्टे के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। कह रहा है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इज डील्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये किससे द्वारा डील करता है साथियों,
तो आप सभी को पता है ये सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग डील करता है, जो कि अभी मैंने आपको बार बार बताया है। इसमें केस लॉ भी मैंने बताया है। केस लॉ एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन नंबर 6 से रिलेटेड आर वर्सेस फोस्टर का केस है, आर वर्सेस मलकानी का केस है, आर वर्सेस वेडिंग फील्ड का केस है, सबल दास का केस है, फिर पाकला नारायण स्वामी का भी केस इसी के अंतर्गत आता है, सेक्शन नंबर 6 के ही अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। कह रहा है साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 का प्रावधान जो एक ही समव्यवहार से जुड़े तथ्यों को प्रासंगिकता से संबंधित है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है ये? तो ये किस पर आधारित है साथियों? तो ये रेस गेस्टे के सिद्धांत पर इसको आधारित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। आंग्ल विधि के रेस गेस्टे एक ही समव्यवहार के भाग के सिद्धांत का भाग है। कौन है? भारत में महत्व है, भारत में इसका महत्व है और उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में समावेशित भी किया जा सकता है। यही बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन में कर रहा है आंग्ल विधि के रेस गेस्टे एक ही समव्यवहार भाग के सिद्धांत का भारत में महत्व है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में क्या किया गया? समाविष्ट किया गया। और ये धारा 6 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है और इससे बार बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तो सुसंगत एवं ग्राह्यता से ग्राह्यता है। कहाँ पे ग्राह्यता है? न तो समानार्थी है न ही सम विस्तरणीय है। इन दोनों के बारे में बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत एवं ग्राह्यता न तो समानार्थी है न ही सम विस्तरणीय है। इन दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं दोस्तों। वे तथ्य जो भले ही विवादक नहीं है, इस प्रकार विवादक तथ्यों से जुड़े होते हैं कि वे एक ही समव्यवहार का भाग होते हैं और वे ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। देखिए, संबंधित तत्व और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। ये झारखंड सीजे 2012 और उत्तरांचल सीजे 2002 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ भी चुका है। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है वे तथ्य जो भले ही विवादक तथ्य नहीं है, इस प्रकार विवादक तथ्यों से जुड़े होते हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग होते हैं। माना जाता है वो सेम ट्रांजेक्शन के ही पार्ट है। इसी को रेस गेस्टे कहा भी जाता है, जो कि धारा 6 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जो तथ्य विवाद न होते हुए भी किसी विवादित तथ्य से उस प्रकार से संसक्त है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग है, चाहे वे उस समय और उसी स्थान पर विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित ही क्यों ना हुआ हो, इसको क्या माना जाता है? इसको सुसंगत, इसको रेलिवेंट फैक्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस तरह जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उन्हें सुसंगत कहा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी व सी वाला होगा। ए और बी इसके दोनों होंगे। वे उसी समय घटित हुआ हो और वे अलग अलग समय पर घटित हुआ हो। आप देख सकते हैं बिहार सीजे 2009 का ये क्वेश्चन भी रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप डील करिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य की सुसंगतता रेस जेस्टे का सिद्धांत के विषय में उपबंध करती है, जिसके अनुसार जो तथ्य विवाद में होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत है, चाहे वे उसी समय या उसी स्थान पर विभिन्न समयों या स्थानों पर क्यों ना घटित हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है नियम अनुसृत साक्ष्य ग्राह्य नहीं हो सकता है। ये अपवाद है। ये किसका अपवाद है? तो साथियों ये रेस जेस्टे का अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा इस सामान्य नियम का अपवाद है जो अनुसृत साक्ष्य नहीं है? तो धारा 6 इसका अपवाद है। साथियों इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन था जो आपके लिए रेलिवेंट क्वेश्चन थे। उन सभी क्वेश्चंस को मैं पार्ट सेकंड में लेकर के आया हूं। जो क्वेश्चन पार्ट सेकंड में मैं नहीं करा पाया हूं साथियों, वो पार्ट थर्ड में लेकर के आऊँगा। और आपके जो बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन होने से पहले मैं सारे क्वेश्चंस आपको एनालिसिस करा दूंगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, चाहे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो सीपीसी से हो, सीआरपीसी से हो, आईपीसी तो वहाँ पे आता नहीं है। जिस सब्जेक्ट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है उन सभी मेन एग्जामिनेशन के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो मेन सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट को मैंने आपके लिए यहाँ पे इसी चैनल पे मैं डील करूँगा। और साथियों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए और मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपके बिहार जुडिशरी में माइनर लॉ है उस माइनर लॉ को ऑलरेडी मैंने डील कर रखा। हिंदू लॉ भी, मुस्लिम लॉ भी, साथ ही साथ पार्टनरशिप एक्ट भी, एडीआर मैकेनिज्म भी मैंने डील कर रखा है। अब बहुत ही जल्द आपके पास कोर्ट फीस एक्ट लेकर के भी आने वाला हूं। तो साथियों आप इस चैनल पे बने रहें, इस वीडियो को और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। साथियों इसी वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा, किसका, बिहार जुडिशरी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा। ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा, तभी तो आप एप्रोप्रिएट टाइम पे अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं और एग्जाम देने सेंटर पे पहुंच सकते हैं। डेट के बारे में भी बताऊंगा कि किस डेट को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और साथ ही साथ सेंटर भी एक्सपेक्टेड मैं बताने वाला हूं।
तो साथियों आप उस वीडियो को भी देखना भूलें ना, जो कि हम अभी तुरंत इसी वीडियो के बाद अपलोड करेंगे। साथियों आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।